नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल WOP में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ डॉक्टर गुनी शर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विभिन्न उपागम का दूसरा वीडियो, जिसमें हम विश्व व्यवस्था उपागम के बारे में हम पढ़ेंगे। विश्व व्यवस्था उपागम, इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें हमने मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में पढ़ा था कि वो विश्व व्यवस्था या वैश्विक राजनीति के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपना क्या मत रखते हैं। अब हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों विश्व व्यवस्था उपागम, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूंजीवादी वर्गों और राज्यों के औजार बन गए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आधिपत्य वाली शक्तियों का उदय और विश्व व्यवस्था उपागम का मूल्यांकन। विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं विश्व व्यवस्था उपागम। विश्व व्यवस्था उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की एक मार्क्सवादी पद्धति है और इस उपागम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय एमुनुएल वॉलस्टीन को दिया जाता है। 1991 में प्रकाशित अपने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जियो पॉलिटिकल एंड जियो कल्चर में उन्होंने ये बताया कि विकसित देश जो कभी औपनिवेशिक शोषण के शिकार थे, आज भी स्वायत्तता से वंचित हैं। इन पर आज भी विकसित पूंजीवादी देशों का आधिपत्य बना हुआ है। कहने का क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों कि 1991 में प्रकाशित अपने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ ने, मतलब वॉलस्टीन की पुस्तक का नाम है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो कल्चर, उसमें ये बताया कि विकसित देश जो कभी औपनिवेशिक शोषण के शिकार थे, मतलब कभी वो किसी न किसी शक्ति के अधीन थे, आज भी स्वायत्तता से वंचित है। कहने का मतलब ये है कि आज भी वो स्वतंत्र नहीं है। इन पर आज भी विकसित पूंजीवादी देशों का आधिपत्य बना हुआ है। विकसित पूंजीवादी देश जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, उनका आधिपत्य आज भी बरकरार है। अब आता है कि राज्यों के 3 प्रकार। विश्व व्यवस्था उपागम में एमुनुएल वॉलस्टीन ने राज्यों के 3 प्रकार बताए हैं विद्यार्थियों। पहला 3 प्रकार से श्रेणी में बांटा है। इसके अंतर्गत पहला आता है केंद्रक राज्य अथवा क्षेत्र। पश्चिम के विकसित देश विश्व व्यवस्था के केंद्र में स्थित हैं और इन देशों में 19वीं सदी के दूसरे चरण में ही बड़े बड़े आविष्कार हो चुके थे। कहने का मतलब है केंद्रक राज्य, कौन से केंद्रक राज्य? जो पश्चिम के हैं, जो विकसित हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। यह उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस थे, मतलब यहाँ पे उन्नत प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी खूब भरमार थी, इसलिए इनकी उत्पादन क्षमता काफी बढ़ गई थी। भारी उद्योग हो या हल्के उद्योग हो, दोनों में उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया, मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के विकसित देशों ने और औपनिवेशिक काल में विकसित देशों को अपनी जरूरत के अनुरूप ढालने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। फलस्वरूप इन देशों में जनमानस की वास्तविक आय बढ़ती गई और निर्धनता मिट गई। इन देशों में जो पूंजीवादी देश हैं, इन देशों में जनमानस की वास्तविक आय बढ़ती चली गई और निर्धनता मिटती चली गई। अधिकांश लोग अपनी जरूरतें पूरी करने की स्थिति में हैं और इसके बाद भी उनके पास और चीजें खरीदने के लिए पैसा बचा रहता है। इन देशों में रहन सहन का जो उच्च स्तर है, उसे व्यक्त करने के लिए आमतौर पर समृद्ध समाज जैसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। तो केंद्रक राज्य अथवा क्षेत्र कौन से केंद्रक राज्य कहलाते हैं? पूंजीवादी राज्य। ये इनकी प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ती रहती है, निर्धनता पूरी तरह से मिट चुकी है। ये अपनी जरूरतें पूरे करने के बाद भी इनके पास और भी अधिक पैसा बचा रहता है और वह पैसा जो है अपने रहन सहन, अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ये करते हैं। इन्हें समृद्ध समाज भी कहा जाता है। अब दूसरे प्रकार के राज्य आते हैं परिधीय राज्य अथवा क्षेत्र। अविकसित देश विश्व व्यवस्था की परिधि पर स्थित हैं। अविकसित देश जो विकसित नहीं हुए हैं, वो विश्व व्यवस्था की परिधि पर स्थित हैं। ये 2 औपनिवेशिक शोषण के शिकार थे। ये
देश औपनिवेशिक शोषण के शिकार थे। इन देशों की आजादी का एक बड़ा हिस्सा अकुशल श्रमिकों की श्रेणी में रखा जाता है। औपनिवेशिक शासन के कारण ये अपने आर्थिक संसाधनों का पूरा विकास नहीं कर पाए। अल्पविकसित देशों के बहुत अधिक लोग 70 से 75% तक खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। ये केवल कृषि उत्पादन, मुख्यतः खाद्यान्न और प्राथमिक कच्चे माल का उत्पादन करते रहे हैं और इन देशों में जन्म दर बहुत ऊंची रही और इनकी आबादी भी बढ़ती जा रही है। तो परिधीय राज्य कौन से राज्य हुए? वे विकसित राज्य हुए जो कि अभी औपनिवेशिक शोषण के शिकार थे और उन्हें अभी अभी आजादी प्राप्त हुई है और यहाँ पे अकुशल श्रमिक हैं, मतलब श्रमिकों में भी कुशलता नहीं है और जो यहाँ की जनता है वो अधिकतर 75% के करीब खेतीबाड़ी में लगी हुई है और यहाँ पर जो आबादी है वो जन्म दर बहुत ऊंची है यहाँ पर। और कहने का तात्पर्य यह है कि ये राज्य अल्प विकसित राज्य या नव स्वतंत्र राज्य कहलाते हैं। परिधीय राज्यों के कुछ और भी लक्षण इस प्रकार हैं, जैसे बेरोजगारी, रोजगार की कमी, राष्ट्रीय आय का असमान वितरण और रहन सहन का निचला स्तर। विकसित देश हरगिज ऐसा नहीं चाहेंगे कि परिधीय राष्ट्र उन्नति कर पाए और शोषण योग्य बाजार अविकसित देशों में ही अधिकता से उपलब्ध होता है। इसलिए विकसित देश क्यों इस बाजार को खोना चाहेंगे? अर्थात विकसित देशों की समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि परिधीय राष्ट्र गरीब ही बने रहें। कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों, जो केंद्रक राज्य हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, जो पूंजीपति राष्ट्र हैं, वे हर संभव ये प्रयास करते हैं कि ये अल्पविकसित देश, नव स्वतंत्र देश जो हैं, ये अल्पविकसित ही बने रहें, समृद्ध नहीं हो पाए, ये परिधीय राष्ट्र ही बने रहें। तभी तो ऐसा होगा कि ये विकसित राष्ट्र अपना बाजार जो है, अपने उद्योग जो है, वो अल्पविकसित देशों में स्थापित कर सकते हैं। अब आता है अर्धपरिधीय राज्य और क्षेत्र। अर्धपरिधीय राज्य कौन से राज्य होते हैं? केंद्रक और परिधीय राज्यों के बीच एक और श्रेणी है जिसके लिए वाल्स्टीन ने अर्धपरिधीय राज्य इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये वे राज्य हैं विद्यार्थियों जो हाल ही में औद्योगिकरण की ओर चले हैं। मतलब अर्धपरिधीय राज्य वे राज्य हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत अपना विकास किया है और वो औद्योगिकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मशीनीकरण, टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा विकास हुआ है। इन राज्यों में दोनों तरह के लोग बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं, मतलब कुशल भी हैं, प्रशिक्षित व्यक्ति भी हैं और अर्ध कुशल कारीगर भी यहाँ पे उपस्थित हैं। विकसित देशों में राज्य बहुत बड़ी संख्या में कारीगर और अन्य पेशेवर भेजते हैं जिनका वहाँ की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो विद्यार्थियों, अर्धपरिधीय राज्य कौन से राज्य कहलाए? ये इनको हम नाम दे सकते हैं विकासशील राज्य। पहले जो केंद्रक राज्य थे वो विकसित राज्यों में आते हैं। दूसरे जो परिधीय राज्य हैं वे गरीब और निर्धन नव स्वतंत्र राज्यों में आते हैं जिनका बिल्कुल भी अभी विकास नहीं हुआ है और 75% जो लोग हैं वहां पे अभी अकुशल श्रमिकों की श्रेणी में हैं। अर्धपरिधीय राज्य में वे राज्य आते हैं विद्यार्थियों जो अभी विकासशील राष्ट्रों के अंतर्गत हम ले सकते हैं उनको, जिनमें औद्योगिकरण आ गया है, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी भी आ गई है और एक बड़ा भाग जो है वो प्रशिक्षित कारीगरों का भी उपस्थित हो चुका है। अब विद्यार्थियों, अब यह आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूंजीवादी वर्गों और राज्यों के औजार बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन से हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हम WTO का नाम ले सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हम विश्व बैंक का नाम ले सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नाम ले सकते हैं और UNO का नाम भी ले सकते हैं। वाल्स्टीन के मतानुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकसित देशों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। विकसित देशों के हाथों की कठपुतली किस प्रकार से बन गए विद्यार्थियों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में पूंजीवादी राष्ट्रों का वर्चस्व या हम कहें पूंजी निवेश जो है वो अत्यधिक होता है।
सबसे पहले आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास अपार वित्तीय संसाधन है, जिनका उपयोग वह सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान घाटे से उबारने के लिए करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्य देशों की संख्या है 189, पर इसके कुल संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा इन 10 राष्ट्रों के अंशदान पर निर्भर करता है। पहला आता है जी समूह के 8 सदस्य राष्ट्र। जी समूह के मतलब ग्रुप 8 के, क्योंकि ग्रुप 8 में कौन से राष्ट्र हैं? पूंजीपति राष्ट्र हैं। फिर उसके बाद सऊदी अरब और चीन, इन राष्ट्रों का अंशदान का हिस्सा अत्यधिक है, इसलिए इस संगठन द्वारा जो फैसले किए जाते हैं इनमें इन्हीं राष्ट्रों की चलती है। कहने का मतलब इस संगठन में इन राष्ट्रों के माध्यम से ही नियमावली बनती है, नियम निर्धारित होते हैं और इन्हीं की शर्तों पर ही अल्प विकसित देश, विकासशील देश अपने उद्योगों को, अपने औद्योगिक व्यवस्था को संचालित करते हैं। जो देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेते हैं, उन्हें इस संगठन की नीतियों के अनुसार अपने आर्थिक कार्यक्रम तय करने पड़ते हैं, लेकिन इनके द्वारा किए गए कार्यक्रम विकसित राष्ट्रों की घरेलू नीतियों से मेल नहीं खाते। क्यों? क्योंकि किसानों और जरूरतमंद वर्गों द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता, इनको दी जा रही आर्थिक सहायता और अर्थव्यवस्था का निजीकरण दोनों को साथ साथ लेकर चल पाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इससे बेरोजगारी में वृद्धि होती है और समाज के कमजोर वर्गों पर बुरा असर पड़ता है। क्यों विद्यार्थियों? क्योंकि विकसित राष्ट्रों इन संगठनों के माध्यम से उन अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्रों पर अपनी नीतियां थोपते हैं और ये विकासशील राष्ट्र और अल्प विकसित राष्ट्र इन नीतियों को कारगर ढंग से इसलिए लागू नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पर श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग जो है वह प्रशिक्षित नहीं होता है और उत्पादन के साधन और उत्पादन करने की जो तकनीकें हैं उनसे वह अनभिज्ञ होता है। तो ये जो मजदूर वर्ग है ये इस नीति के अनुसार नहीं चल पाते और निरंतर बेरोजगारी में वृद्धि होती रहती है और इस पर समाज के कमजोर वर्गों पर बुरा असर पड़ता है। उसके बाद दूसरा संगठन हम लेते हैं विश्व बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। विश्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है विद्यार्थियों? सदस्य राष्ट्रों को दीर्घकालीन ऋण या सहायता प्रदान करके इसके आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना। विश्व बैंक का प्रमुख कार्य यह बताया गया है कि यह ऋण प्रदान करती है और सहायता देती है कि जिससे कि अल्प विकसित देश, विकासशील देश जो है वो आर्थिक विकास कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ही भांति विश्व बैंक भी उन देशों की ही इच्छा से चलता है जिनका बैंक की पूंजी में बड़ा हिस्सा होता है। कमजोर राष्ट्रों को पर्याप्त पूंजी नहीं मिलती अथवा ऋण देते समय उन पर ऐसे शर्तें थोप दी जाती हैं जिससे उनकी प्रभुसत्ता और सम्मान पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक उन देशों की इच्छा से चलते हैं। किन देशों की इच्छा से? जिनका पूंजी पर बड़ा हिस्सा होता है, मतलब वे देश जो विकसित राष्ट्र हैं, पूंजीपति राष्ट्र हैं, जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया, जैसे ग्रुप 8 और सऊदी अरब और चीन की हम बात करते हैं, इनका सबसे बड़ा हिस्सा जो है इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में होता है और इन्हीं के माध्यम से ऋण दिया जाता है। ये अपने इच्छा अनुसार शर्तें थोपते हैं और उन्हीं के अनुसार वे कार्य करवाना चाहते हैं। इसलिए ये नव स्वतंत्र राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र खुल करके स्वायत्तता के साथ, संप्रभुता के साथ अपना विकास नहीं कर पाते, अपनी नीतियां निर्धारित नहीं कर पाते। इस कारण से इनके सम्मान पर प्रतिकूल असर पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, अब तीसरा संगठन आता है विश्व व्यापार संगठन WTO। WTO क्या कहता है कि इसने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार एवं आर्थिक मामलों के बारे में कायदे कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था के रूप में इसे स्थापित किया है। कि किस प्रकार से? कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई देश किसी अन्य देश में निवेश करेगा
बौद्धिक संपदा पर अधिकार करेगा या आर्थिक मामलों के बारे में किसी प्रकार का कानून बनाएगा। सर्वोच्च संस्था के रूप में जो स्थापित की गई है नीतियां, वो विश्व व्यापार संगठन ही स्थापित करता है। अब बात आती है कि ये विकासशील देशों को अन्य देशों की वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी के लिए बाजारों को खोलने की सलाह देता है, जिससे उनके विकास में मदद मिलती है। किंतु अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोल देने पर विकास की गति मंद पड़ सकती है और गरीबी बढ़ सकती है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि अल्प विकसित देश और विकासशील देशों में पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को यदि खोल दिया जाएगा या मुक्त कर दिया जाएगा, फ्री कर दिया जाएगा, तो उससे स्थिति कैसी बनेगी? उससे स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि मंदी पड़ सकती है और गरीबी और अत्यधिक बढ़ सकती है। विश्व व्यापार संगठन के काम करने की पद्धति ही कुछ ऐसी है कि उन्हें उसमें विकासशील देशों के लिए अपने हितों की रक्षा कर पाना संभव नहीं हो पाता। विश्व व्यापार संगठन WTO जिस पर आधिपत्य पूंजीपति देशों का ही है और वह उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाता जिस प्रकार से उसे करना चाहिए। विकासशील देशों की मदद करनी चाहिए, वो नहीं कर पाता है। विकासशील देशों के हितों को नहीं रक्षा कर पाता है और हितों की रक्षा विकासशील देशों की नहीं हो पाती है तो स्वतंत्रता पूर्वक, स्वायत्तता पूर्वक कार्य नहीं कर पाते हैं। अपनी स्थापना से लेकर अब तक विश्व व्यापार संगठन का कार्य व्यवहार उसके उद्देश्यों के विपरीत ही रहा है। यह विश्व अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी की चपेट से उबेर नहीं पाया है, मतलब उभार नहीं पाया है, और भारत में समूचे विकास भी जगत की परेशानियों को इसमें और अधिक बढ़ा दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि विश्व व्यापार संगठन ने जिन उद्देश्यों पर वह स्थापित किया गया था उन उद्देश्यों को वह नहीं भुना पाया है और पूरे विश्व व्यवस्था जो है पूरी आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुकी है। पूरी विश्व व्यवस्था, पूरा संपूर्ण सामाजिक जगत जो है वो अर्थव्यवस्था उसकी निम्नतर होती जा रही है। अब विद्यार्थियों आता है आधिपत्य वाली शक्तियों का उदय। ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो विश्व व्यवस्था पर आधिपत्य स्थापित करती हैं? अतः वालस्टीन ने केंद्रक राज्यों को वर्चस्व की संज्ञा दी है और उसके अनुसार बड़े औद्योगिक राष्ट्र आज भी साम्राज्यवादी नीतियों पर ही चल रहे हैं। पुराने साम्राज्यवाद ने अब नव उपनिवेशवाद का नाम ले लिया है। इसका सीधा क्या अर्थ है कि आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुचित शर्तों के माध्यम से गरीब देशों पर नियंत्रण कायम किए हुए हैं और जब चाहे नियंत्रण कायम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब पुराना साम्राज्यवाद खत्म हो चुका है, पुराना उपनिवेशवाद खत्म हो चुका है, अब नया साम्राज्यवाद आ चुका है, नया उपनिवेशवाद आ चुका है, जिसने आर्थिक व्यवस्था के माध्यम से, आर्थिक नियंत्रण के माध्यम से, अपनी आर्थिक वैश्विक नीतियों के माध्यम से पूंजीवादी राष्ट्रों ने गरीब देशों पर अपना नियंत्रण जमाए हुए है। 20वीं सदी के अंतिम दशक में सोवियत संघ का विघटन हो गया था और अमेरिका का दबदबा न केवल बरकरार ही था, उसका प्रचार प्रसार भी बहुत ही हुआ और न केवल संसाधनों की दृष्टि से बल्कि सैन्य बल की दृष्टि से भी अमेरिका ने असाधारण क्षमता हासिल कर रखी थी। अमेरिका से नीचे के करीब 1 दर्जन शक्तिशाली राष्ट्र मिलकर अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा अकेला अमेरिका करता है। एकदम सही ठिकाने पर अचूक और घातक हमला करने की क्षमता उसके पास विद्यमान है। अमेरिका या अन्य उन्नत पूंजीवादी देशों के वर्चस्व को बढ़ाने में प्रोपेगेंडा साधनों का भी योगदान रहा है। प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी जो है उसका बहुत योगदान रहा है और समाजवादी विचारधारा का ह्रास हुआ और हर देश में पूंजीवादी वातावरण के निर्माण पर बल दिया गया। अमेरिका ने इस प्रकार की विचारधारा को सरेआम सबके सामने खोल दिया। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था, मुक्त सामाजिक व्यवस्था और अपनी संस्कृति का, अपने सामाजिक वातावरण का इतना भरपूर प्रचार प्रसार किया जिसमें सभी देशों के लोग जो हैं उनके विचारों में सहमति दर्ज कराने लगे। इसके बाद आता है विश्व व्यवस्था उपागम का मूल्यांकन। प्रिय विद्यार्थियों, विश्व व्यवस्था उपागम जो मार्क्सवादी विचारधारा वाले लोगों ने, वालस्टीन ने बताया कि विश्व व्यवस्था उपागम कैसा उपागम है, उसके बारे में बताया कि विश्व व्यवस्था उपागम का ही एक अन्य रूप है पर निर्भरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना है कि अल्प विकसित देश दुनिया की पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन पर पुरानी साम्राज्यवादी ताकतों की पकड़ आज भी बनी हुई है। हमने
आगे के वीडियो में पर निर्भरता के सिद्धांत की विस्तार से विवेचना भी की है और इसके बाद दोनों सिद्धांतों विश्व व्यवस्था सिद्धांत और पर निर्भरता सिद्धांत का मूल्यांकन भी किया है। तो विश्व व्यवस्था उपागम, जिसमें मार्क्सवादी विचारक कहते हैं कि विकसित राष्ट्र जो है, पूंजीवादी राष्ट्र जो है, अपनी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त सामाजिक व्यवस्था, मुक्त सांस्कृतिक व्यवस्था का अल्प विकसित देश, नव स्वतंत्र देश और विकासशील देशों पर अपने पूंजी का वर्चस्व, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का वर्चस्व और आर्थिक व्यवस्था का वर्चस्व इस प्रकार से स्थापित कर रखा है। पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दो वर्गों में स्थापित हो चुकी है, जिसे उसने मार्क्सवादी विचारकों ने जिसे बुर्जुआ वर्ग बताया और दूसरा वर्ग उसने सर्वहारा वर्ग बताया। वही व्यवस्था उसने विश्व व्यवस्था उपागम में भी समझाने का प्रयास किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दो वर्ग किस प्रकार से संचालित हैं और ये पूंजीवादी राष्ट्र हर संभव अल्प विकसित देशों का शोषण करने में लगे रहते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को उन्नत ये नव स्वतंत्र राष्ट्रों के मध्य खोजते रहते हैं और अधिक इस व्यवस्था से क्या दुष्प्रभाव होता है। इस व्यवस्था से दुष्प्रभाव होता है गरीबी, बेरोजगारी, रोजगारों की कमी, ये सारी परेशानियां इस व्यवस्था के अंतर्गत निरंतर चलती रहती हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विश्व व्यवस्था उपागम किस प्रकार से मार्क्सवादियों ने इसकी व्याख्या की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पर निर्भरता सिद्धांत हमें किस ओर ले जाता है। इस वीडियो में बताए गए कुछ विश्व व्यवस्था उपागम के बारे में जो हमने परिचर्चा की, उसमें कुछ प्रश्न हमने यहाँ पे लेकर आए हैं, जिस प्रकार वो इस प्रकार से हैं कि विश्व व्यवस्था उपागम से आप क्या समझते हैं? विश्व व्यवस्था उपागम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? जियो पॉलिटिक्स एंड जियो कल्चर पुस्तक किसकी है? वॉलस्टीन ने दुनिया को कितने वर्गों में बांटा? उनके नाम लिखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूंजीवादी वर्गों और राज्यों के औजार बन गए हैं, इसे समझाना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य बताइए। विश्व आर्थिक संगठनों के नाम लिखिए। नव उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? और इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तरों को आप अपनी नोटबुक में लिखिए और किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। मैं उसे बताने का प्रयास, समझाने का प्रयास मैं अवश्य करूंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पर निर्भरता सिद्धांत को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।